मोशन इन 2 डायमेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे। और आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। अब मोशन इन 2 डायमेंशन में क्या क्या चीज़ आ जाएगा, एक तो आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, एक आ जाएगा सर्कुलर मोशन। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, तो दिल थाम करके बैठिए आप लोग और चाय कॉफ़ी लेकर के बैठिए ताकि पढ़ने में एंजॉय हो। और जैसा कि देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का हिंदी वर्ड है क्या, प्रक्षेप्य गति, यानी प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ना पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। व्हाट इज मोशन इन 2 डायमेंशन? तो आप लोग को पता होगा 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट होता है जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट में से मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स नियामक, वाई नियामक और जेड नियामक जिसको हम लोग कहते हैं, ये वीडियो बाइलैंग्वेज रहेगा, मीन्स हिंदी मीडियम एंड आल्सो इंग्लिश मीडियम, सारे के लिए बेनिफिट्स होगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जितने भी प्रकार के बोर्ड होंगे, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, दोनों बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, अगर 3 कोऑर्डिनेट में से कोई भी अगर 2 कोऑर्डिनेट में बॉडी मोशन कर रहा है, वस्तु अगर गति कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे क्या, मोशन इन 2 डायमेंशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या चीज़ है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है कि जब कोई बॉडी को हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल आप लोग समझते होंगे कि ये 2 प्रकार का लाइन है, पढ़े होंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और बाहर की तरफ जो ऐसे रहेगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ जेड एक्सिस होगा, जेड का पॉजिटिव होगा और अंदर की तरफ जेड का नेगेटिव होगा। मतलब 3 एक्सिस है और तीनों में से यानी 3 कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स और वाई या वाई और जेड, कहीं पे भी मतलब 2 कोऑर्डिनेट में अगर बॉडी मोशन करेगा दैट्स कॉल्ड ए मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कहता है कि कोई बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टल से फेंका जाए तो वो हॉरिजॉन्टल इस तरीके का, मतलब यहाँ से कोई बॉडी को फेंका जाए कितने डिग्री के एंगल पर, तो 90 डिग्री के एंगल को छोड़ करके। ठीक है, जैसे अगर हम कोई बॉडी को इस तरीके से फेंकें, ऐसे जैसे आप किसी आम को गिराए होगे ना पत्थर मार करके, तो आम को जब आप गिराए हो पत्थर मार के, तो वहाँ पे भी मोशन जो होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होना चाहिए, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में एंगल बनना चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ है व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट सम एंगल, अगर कोई एंगल पर फेंका जाए किसी प्रोजेक्टाइल को। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जिस बॉडी को फेंकोगे, जिस ऑब्जेक्ट को फेंकोगे वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। जैसे पत्थर से आप अगर मार रहे हो, आम को गिरा रहे हो, तो पत्थर आपका प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो वो आपका प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ठीक है, तो व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, जब किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है कुछ एंगल पर, लेकिन वो एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री को छोड़ करके होना चाहिए। कभी भी वो 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। और वो एंगल किसके साथ बनाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्षैतिज वाला लाइन जो होगा जिसके साथ हम बॉडी को फेंकेंगे। अगर बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। ठीक है, मीन्स डिफिनीसन तो नॉर्मल आप लोग हॉरिजॉन्टल का जानते होंगे कि दैट लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो पैरेलल टू अर्थ होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो मेनली रूप से अगर हम कोई बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल लाइन कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा और ये इसका क्या कहलाएगा, वर्टिकल लाइन। तो अगर कोई बॉडी को हम इस तरीके से फेंकें तो यहाँ पर ये उसका कहलाएगा वेलोसिटी, जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे वो इसका वेलोसिटी कहलाएगा। और ये एंगल जो होना चाहिए वो हमेशा 0 90 के बीच में होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 ले लोगे तो बॉडी को ऐसे फेंकना होगा ना, बॉडी सीधा जाएगा इस तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा। वो तो मोशन इन 1 डायमेंशन हो जाएगा ना, एक ही दिशा में गति होगा और वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट सम एंगल, कुछ एंगल पे फेंका जाए और वो 90 डिग्री को छोड़ करके हो विथ द हॉरिजॉन्टल, वो एंगल वो कैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना चाहिए। तो पार्टिकल जो है ना वो कैसा
पथ तैयार करता है, कैसा रास्ता तैयार करता है, पैराबोला, जिसको हिंदी में पैराबोला ही कहते हैं। और वो क्लास 10th में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण का इक्वेशन है, वो आप पढ़े होगे कि पैराबोला उसका इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा मोशन जो होगा वो कैसा कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। और जब भी कोई बॉडी गिरेगा, यानी ऊपर फेंके, मतलब नीचे से हम ऊपर फेंकें इस तरीके से कुछ एंगल के साथ, चाहे तो हम मान लो जाकर टावर पर से हम इस तरीके से फेंकेंगे, तो दोनों के कंडीशन में मोशन अंडर क्या होगा, ग्रेविटी होगा। तो पार्टिकल मोशन करे लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के करे, तो हम कहेंगे मोशन कैसा होगा उसका, प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब एग्जांपल में, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, अगर हम किसी गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना करके जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल कहलाएगा, ठीक है। ए बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन, एरोप्लेन पर से जब हम बॉम्ब को गिराएंगे तो वो क्या होता है, बॉम्ब को अगर हम ड्रॉप करते हैं, तो ये अगर एरोप्लेन है और यहाँ पर से बॉम्ब को ड्रॉप किए तो एरोप्लेन थोड़ा आगे जाता है तो बॉम्ब भी थोड़ा आगे जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ये एंगल के साथ गिरेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बॉम्ब को यहाँ से ड्रॉप किए सीधे गिर गया, नहीं। अगर एरोप्लेन रेस्ट में है, ऊपर जाके थोड़ा देर के लिए अगर स्टे कर गया है, ठहर गया है, तब हम फेंकेंगे, तब तो वो बॉम्ब नीचे जाएगा सीधे स्ट्रेट वे में। लेकिन अगर मान लो एरोप्लेन मोशन में है तो उसके मोशन के कारण वो बॉम्ब जो होगा वो भी कुछ एंगल के साथ गिरेगा, तो वो कैसा मोशन कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, नीरज चोपड़ा का नाम आप तो याद कर रहे होगे, जैवलिन थ्रो का जैसे ही नाम आएगा नीरज चोपड़ा, ठीक है, गोल्ड सिल्वर मेडल जीता जिन्होंने भारत के लिए। तो जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक जो होता है, जब हम भाला को ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे कंडीशन में इस तरीके से जाता है, ऐसे गिरता है, तो वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार से स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, किसी टावर पर से जा करके अगर हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और स्टूडेंट्स, जिस वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंका जाता है, मान लो कि बॉडी को हम v वेलोसिटी से फेंकें, तो इसको कहेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट से फेंक रहे हैं ना, तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ओ को कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, भी को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। किसी किसी बुक में भी रहेगा, यू रहेगा, तो रिजल्ट मैटर समझ जाइएगा। अगर भी है तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यू भी है तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ओ को बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ऐसे हम ये सब सारे चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बस यहाँ पे ये इंट्रो पार्ट है। कुछ पॉइंट्स हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ बातें। अब क्या क्या है, द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। हम लोग जान चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है, मतलब एक्स प्लेन में चलेगा, वाई प्लेन में चलेगा, इस तरीके से चलेगा, या वाई और जेड में चलेगा, मतलब 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कितने पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, कितने कंपोनेंट्स में बात करेंगे। तो इसमें 2 मोशन होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में बात होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन, यानी कोई ऑब्जेक्ट को अगर फेंकेगा तो एक तो वो बॉडी आगे की तरफ भी चलेगा और वो बॉडी ऊपर की तरफ भी चलेगा। किसी बॉडी को अगर फेंकोगे तो 2 कंडीशन होगा, पहले वो बॉडी क्या होता है, ऊपर की तरफ इस तरीके से जाएगा, और साथ ही साथ ये बॉडी किधर जा रहा होता है, आगे की तरफ भी जा रहा होता है। तो एक तो होगा एक्स डायरेक्शन में और दूसरा होगा वाई डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा और दूसरा क्या करेगा, वर्टिकल मोशन करेगा। और फिर क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल कैन बी ब्रेक इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जो किसी भी बॉडी का, किसी भी प्रोजेक्टाइल का, मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल उसको बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है। इस मार्कर को हम फेंकेंगे तो मार्कर हमारा प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाना है, 0 और 90 के बीच में, 90 पे नहीं फेंकेंगे, 90 पे फेंकेंगे तो वो क्या होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। तो अगर हम बॉडी को इस तरीके से फेंकेंगे, मीन्स मान लीजिए यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो यू वेलोसिटी से फेंकेंगे ना तो किसी ऑब्जेक्ट को आगे भी जाता हुआ दिखेगा कुछ वेलोसिटी के साथ,
यानी इस तरीके से अगर हम फेंकेंगे, यू वेलोसिटी से फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल के साथ, तो ऐसे कंडीशन में इधर की तरफ भी एक वेलोसिटी होगा और एक ऊपर की तरफ भी वेलोसिटी होगा। और आप लोग 11th में वेक्टर में पढ़े हो कि थीटा एंगल जिसके साथ बनाता है उधर का कंपोनेंट होता है कॉस में, मतलब इधर का कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा और ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा जिसको नाम हम क्या देंगे, यू साइन थीटा देंगे। तो दो कंपोनेंट होगा, एक होगा यू कॉस थीटा और दूसरा होगा यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और यू साइन थीटा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस की तरफ यू साइन थीटा और दोनों एक दूसरे से कितना डिग्री के एंगल पे होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। मीन्स यू कॉस थीटा इधर और यू साइन थीटा इधर, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बना रहा, इसलिए इसको हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा किधर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो गया। ठीक है, और वो पॉइंट को, यानी यहाँ पर अगर हम पॉइंट का नाम ओ दे दें तो वो को कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल कैन बी ब्रेक, उसको तोड़ा जा सकता है किसी भी वेलोसिटी को, किसी पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और किसमें, वर्टिकल कंपोनेंट में। और एक और बात क्या है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द फ्लाइट। वोल फ्लाइट, जो पूरा जब तक ये बॉडी नीचे नहीं गिर जाता है तब तक ये बॉडी का जो यू कॉस थीटा है वो कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। यू कॉस थीटा आगे ले जाने का काम करेगा, यू साइन थीटा ऊपर ले जाने का काम करेगा। और यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसको हम लोग एक अलग नाम से जान सकते हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन भी कहते हैं। किसको कहेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, और इस फेनोमेनन को, इस प्रक्रिया को प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो खैर उस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो याद रखना है यू साइन थीटा यू कॉस थीटा कभी भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। यू कॉस थीटा बॉडी को आगे ले जाने का काम करेगा और यू साइन थीटा बॉडी को कहाँ ले जाने का काम करेगा, ऊपर की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब यू कॉस थीटा पूरे फ्लाइट में जब तक वो बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है तब तक यू कॉस थीटा का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और थ्रू आउट द फ्लाइट बोथ कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों का दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। अच्छा ये बताइए, ऊपर ये ले जाने का काम आगे कौन कर रहा है, यू कॉस थीटा, और ऊपर ले जाने का काम यू साइन थीटा। यानी कि ये यू कॉस थीटा क्या है, यूनिफॉर्म है, और ये यू साइन थीटा के बारे में बात करो तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे क्या करेगा, बॉडी का डिक्रीज करेगा, मतलब डी एक्सेलरेटेड होता जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर यहाँ पर भी बात करोगे तो यू कॉस थीटा उसका चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी आगे ले जाने का काम कौन करेगा, यू कॉस थीटा करेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, और अभी और भी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद भी हम लोग आगे कुछ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। और अगर आप स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। मोशन में कुछ एजम्पशंस भी होते हैं स्टूडेंट्स, और वो एजम्पशंस को आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सा धारणा है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ज़रूरी है, वो याद रखना। तो एजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला धारणा होगा कि देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। अगर हम कोई बॉडी को, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकें, सपोज हम किसी पत्थर को फेंकें, पत्थर क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। मैंने बताया कि पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर प्रोजेक्टाइल होगा, जिस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे वो प्रोजेक्टाइल होगा। अगर हम इस तरीके से फेंके हैं, ठीक है, तो हवा का उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर एयर का रेजिस्टेंस उस पर काम करेगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होने में प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज हम इस पेन को ऐसे फेंक रहे हैं और हवा
काफ़ी तेज़ है और इसको आगे नहीं जाने दे रहा, तो वो तो इस तरीके का मोशन नहीं ना कर पाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर पाएगा। मतलब पहला अजम्पशंस ये है प्रक्षेप्य गति की धारणा में कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब कोई हवा का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, हवा का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा है द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। जो पृथ्वी का जो कर्वेचर है, पृथ्वी का जो वक्रता है जिसको हम हिंदी में हम बोलते हैं, तो पृथ्वी के कर्वेचर के कारण, पृथ्वी का जो कर्वेचर है उसके कारण भी इस पर यानी कि वो वस्तु पर यानी प्रोजेक्टाइल पर, वस्तु पर यानी क्या, जो वो ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे यानी प्रोजेक्टाइल पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए पृथ्वी के कर्वेचर के कारण। तीसरा है द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। पृथ्वी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अलोंग, अपने एक्सिस के अलोंग पृथ्वी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा, तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण भी उस ऑब्जेक्ट के पाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, यानी कि नगण्य होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है। चौथा है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट चौथा, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री क्या चीज़ होता है, तो ये इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में अगर हम किसी बॉडी को फेंकेंगे तो ऐसा पथ तैयार करेगा, ऐसा रास्ता तैयार करेगा, तो ये जो रास्ता तैयार कर रहा है इसी रास्ते को हम कहते हैं ट्राजेक्ट्री। ठीक है। तो हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, ट्राजेक्ट्री कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यू को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे, और जिस एंगल पर फेंका जाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जो रास्ता तैयार करेगा उसको ट्राजेक्ट्री कहेंगे। तो वही कह रहा, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री पर के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कांस्टेंट होना चाहिए। कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान, अर्थ के आसपास में 9.8 का इस्तेमाल करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ क्या, डायरेक्शन, ना ही तो डायरेक्शन बदलना चाहिए और ना ही तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। तो ये कुछ एजम्पशंस है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपको याद रखना होगा। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई बॉडी को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फेंका जाता है, मतलब बॉडी ज़मीन पर होगा, पृथ्वी के सरफेस पे होगा, और वहाँ से किसी बॉडी को हम फेंकेंगे। हम अभी यहाँ हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं, हम अगर इस तरीके से फेंकेंगे तो ये हमारा बॉडी जो होगा मोशन करेगा, वो हमारा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कोई बॉल है, ये बॉल को इंडिकेट करवा रहे हैं हम, थीटा एंगल पर एक बॉडी को फेंके हैं, कितने वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से फेंके हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ट्राजेक्ट्री तैयार कर रहा है, ये जो रास्ता है उसको हम ट्राजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको बोलेंगे थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरीके का अगर कोई गति करे, मतलब अर्थ के सरफेस से हॉरिजॉन्टल रह करके किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे, तब जो मोशन तैयार करेगा उसको हम लोग कहेंगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम surface of earth with some angle, आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरा में आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अच्छा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर एक एग्जांपल देना हो तो आम को जब हम तोड़ते हैं तो ज़मीन पर रह करके आम पर हम पत्थर मारते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है ना कि कोई बॉडी सरफेस के ऊपर रहेगा, माने अर्थ के सरफेस के ऊपर रहेगा, और वहाँ पर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा, गिराया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन पर से सफ़र कर रहे हो, एरोप्लेन पर से किसी ऑब्जेक्ट को आप गिराए हो, तो ऊपर से जब गिराओगे तो ऊपर से ये ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। देख सकते हैं एरोप्लेन है, एरोप्लेन पर से एक वस्तु को गिराया गया, एक ऑब्जेक्ट को गिराया गया, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। जो प्लेन का जो दिशा होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। तो जब ऑब्जेक्ट गिरेगा
तो कुछ इस डायरेक्शन में गिरेगा। तो ऐसा अगर ये वर्टिकल कहलाएगा, ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल। तो अगर इस तरीके का मोशन करता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सरफेस से ऊपर रह करके गिर रहा होता है और एक मोशन करता है, तो वो हमारा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट थ्रोन एबव सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि थ्रोन फ्रॉम द एबव सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल को बना करके, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है क्या कि प्लेन पहले से क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। तो ये देखिए, ये पहले से प्लेन क्या है, इंक्लाइंड है। जैसे मान लो आप सीढ़ी पर हो, ठीक है, एक सीढ़ी को हम दीवार से ऐसे लटका दिए हैं, ये हमारा वॉल है और वॉल पर से हम इसको ऐसे लटका दिए हैं और यहाँ पर से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो ये तो पहले से यहाँ पे इंक्लाइंड है ना, और तब हम जो ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो इस तरीके का जो मोशन होगा वो हमारा कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब प्लेन, जिस प्लेन पर आप खड़े हो वो प्लेन पहले से झुका हुआ है, ठीक है। आप अभी अर्थ के सरफेस पे हो, अर्थ मान लो ढालनुमा है इस तरीके का, और यहाँ पर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में वो कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अगला लेक्चर में, यानी कि जो इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, उस सेकंड पार्ट में टोटल फार्मूला को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हाइट का फार्मूला, और हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग इस पार्ट को बढ़िया से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और सारा कुछ याद कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।